मोल का टॉपिक हम कर रहे थे एंड आफ्टर getting the theoretical background, definition of mole and Avogadro, हम उसके असली काम पर पहुंचे और वो है उसकी कैलकुलेशन। मैंने आपसे कहा कि मोल की कैलकुलेशंस में हमें डिफरेंट फॉर्मूले यूज करने हैं जो मोल और किसी ना किसी दूसरी चीज का आपस में इंटरकम होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है हाउ टू कन्वर्ट मास इन ग्राम इनटू मोल्स। तो अगर हमें किसी भी चीज का ग्राम में मास दिया जाए तो हम उसे मोल बनाने के लिए उसे उसके ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं। हमने इसका एक और नाम रख दिया था और वो था मोलर। तो अब इसकी हमने दो क्वेश्चंस किए थे, उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं और इस सिंपल फॉर्मूले को थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके फिर फॉर्मूला 2 और 3 के बाद जस्ट मेक श्योर कि हमें याद आए बात। योर फॉर्मूला वाज मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय molar mass, and we give the simple mass in gram small m and molar mass capital. Now three more questions. तीनों में हमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, केमिकल्स जो उनके सिंबल या फॉर्मूले से हमने शो किए हैं और तीनों का मास इन ग्राम गिवन है। सामने मौजूद फॉर्मूले को देखते हुए हमें तीनों केसेस में मास इन ग्राम मिला हुआ है। जस्ट टू मेक श्योर कि व्हाट इज द मोलर मास और दोनों को डिवाइड करना है। तो जब आपके सामने सिंपल एक एलिमेंट हो और ये है सोडियम, तो उसका एटॉमिक मास भी उसका मोलर मास बनता है। एटॉमिक मास ही ग्राम एटॉमिक मास बनेगा और ये हमें हमेशा गिवन होगा। अगर ये सवाल इम्तिहान में है तो साथ में ये चीज गिवन होगी कि सोडियम इज 23, हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 एंड आयरन इज 56। ये सब हमारे इन तीनों सवालों के लिए काफी है। तो इसमें सबसे आसान हो गया क्योंकि ये सिर्फ ऐसी है कि उसमें तो हमें कोई मोलर मास निकालने की भी जरूरत नहीं है। सोडियम 23 गिवन है, वही इस्तेमाल हो जाएगा। आपने कहा कि मास इन ग्राम या ऑफ सोडियम या मास ऑफ सोडियम स्मॉल m को आपको दिया गया है 4.6 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोडियम कैपिटल M होगा 23। बस फिर बार बार याद दिला रहा हूँ, एटॉमिक मास कहें तो उसका यूनिट AMU होता है। अगर ग्राम एटॉमिक मास कहें तो यूनिट ग्राम होगा और अगर मोलर मास कहें तो यूनिट होगा ग्राम पर मोल। तो अब ये है 23 ग्राम। आपको निकालना है मोल जिसका फॉर्मूला है
डिवाइडेड बाय 23 यूनिट्स के साथ वैल्यू लिखते हैं तो ऐसे होगा और आपका आंसर आएगा 0.2। तो इस सवाल में आसानी ये थी कि चूंकि आपको एलिमेंट गिवन था इसलिए उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास दिया है आपने डायरेक्ट उसी को यूज किया, सो नथिंग टू डू, कोई भी काम हमें एक्स्ट्रा नहीं करना। अब सिर्फ इसलिए कि अगर हमें से किसी को याद नहीं है कि अगर कंपाउंड गिवन हो तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं इसलिए बता रहा हूं। हियर आई हैव नेक्स्ट थिंग जिसमें मुझे H2SO4 दिया है और अपने फॉर्मूले से पता चलता है कि इट इज कंपाउंड क्योंकि इसके फॉर्मूले में तीन अलग-अलग एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर एंड O फॉर ऑक्सीजन। एंड आई रिपीटेडली सेड दैट कि अगर किसी चीज में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो तो वो कंपाउंड है। अब इसका मोलर मास दरअसल इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो बड़ा कॉमन सेंस है कि जितने एटम आपको फॉर्मूले में नजर आ रहे हैं उन सब का मास जमा कर दें तो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन मास ऑफ H2SO4 तो गिवन है 49। और अब अगर हमसे कहा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, तो जैसे जिसको पता है वो बड़े मजे से निकाल लेगा। और उसका तरीका ये हुआ कि आपके सामने जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4, H2SO4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 22 और ऑक्सीजन का 16। आपने तीनों को उनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई किया और अब जो आंसर आया जब आप उसे ऐड करेंगे तो इट इज 98। तो फॉर्मूले से ये काम बड़े आराम से हो जाता है। अब आप मोल निकालेंगे तो वो आपके पास हाफ आएगा N ओवर कैपिटल N 49 ग्राम divided by 98 gram per mole and your answer is 0.5। अब ये दो बातों को देखने के बाद the third part is for practice because वो बिल्कुल इसका एप्लीकेशन है। फॉर्मूला अब H2SO4 की जगह ये आ गया Fe2SO4 taken thrice, your job is again the same कि आप केयरफुली इसका मॉलिक्यूलर मास इनकी मदद से निकालेंगे और फिर इसी तरह इस फॉर्मूले को यूज करते हुए देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। अब इतनी अकल हमें फिर से आ गई कि सारा काम ये है कि आप उससे में मौजूद जो भी सब्सटेंस दिया है उसका मोलर मास निकालें, क्योंकि मास इन ग्राम गिवन है, मोलर मास अगर आप सही निकालें तो फिर दोनों को डिवाइड करना। तो अब Fe2SO4 टेकन थ्राइस में फॉर्मूले से आपको अंदाजा हो रहा है कि आयरन के यहाँ 2 एटम्स हैं, सल्फर के 3 हैं क्योंकि SO4 थ्राइस है और ऑक्सीजन के 12 हैं क्योंकि 4 3 का 12 और आयरन 56 एटॉमिक मास, सल्फर 32 और ऑक्सीजन
फिर मोल के लिए हमारा काम हो गया 600 ग्राम divided by 400 gram per mole, and your answer is 1.5. आसान काम है। अब इस आसान काम में थोड़ा सा आसान सा एक और काम ऐड कर लेते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो थे कि हम आपको मास इन ग्राम देंगे तो आप मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालेंगे। काम उल्टा करते हैं, मोल हम आपको बताएंगे और मास इन ग्राम आप बता दीजिए। तो यही फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा कि मास इन ग्राम should be mole into molar mass। फॉर्मूले को ही आप चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो मास इन ग्राम यानी कि M should be mole into molar mass। ये कहानी इसी फॉर्मूले से बनती है, कोई नया फॉर्मूला नहीं हुआ, इसी फॉर्मूले को आप एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने कहा आपसे कि SO4 टेकिंग प्लेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है SO4 3 दफा है ना। जो 3 बाहर लगा हुआ है ये सल्फर और वो दोनों के लिए, इसलिए लगा है। ब्रैकेट के बाहर जो चीज लगी होती है ना बेटा, वो ब्रैकेट में मौजूद सब तीनों के लिए होती है। अब हम अगर ऐसा क्वेश्चन करें तो अगेन आपका काम वही है, जो सब्सटेंस आपको सवाल में दिया जाएगा फॉर्मूले के साथ, योर जॉब इज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ दैट। अब वो अगर एलिमेंट है तो आसान है, कंपाउंड है तो निकाल लीजिए, और आप डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई करेंगे। So calculate the mass अब जो कुछ हमने लिखा है उसमें जिन एटॉमिक मासेस की आपको जरूरत पड़ेगी वो भी आपके पास लिखे हुए हैं, या बोर्ड पर भी अगर मैं मेंशन कर दूं तो ये दो नए एलिमेंट आ गए, बाकी तो नहीं है। तो अब पहला वाला 0.5 मोल ऑफ HNO3, तो आपने कहा आपको मोल्स दिए, मोल्स ऑफ HNO3 0.5, मोलर मास HNO3 का निकलेगा उसी तरीके से जो अभी अभी हमने दोबारा भी आपको बता दिया। H 1 है, N 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ये निकलेगा 63 और फिर आप निकालेंगे मास, और हमारा फॉर्मूला मास का है कि आप मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई करें, तो 0.563 से मल्टीप्लाई होगा फिर आप वैल्यूज को यूनिट के साथ लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो आप इसे देखते हुए अगले दो आपके लिए हैं। वाला तो इसलिए बहुत आसान है कि वो एलिमेंट है तो वहाँ तो डायरेक्ट एटॉमिक मास यूज होगा, आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, उसमें आप
सेकंड वाले में मामला आसान था, आपको दिए गए तीन मोल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास सामने लिखा हुआ 27 और वो भी उसका मोलर मास है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको गिवन मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है और आंसर शुड बी 81। सेम यही काम यहाँ करेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत ये है कि आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा ऑफ Al2SO4 chaining dice, जिसके मोल गिवन है 5, और जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये पिछले वाले जो Fe2SO4 chaining dice था उससे कुछ मिल रहा है, सिर्फ समझिए Fe की जगह एल्युमिनियम ने ले ली, बाकी सारा वो हमें भी नजर आ रहा है कि सेम। तो हमारा आंसर आएगा 340।
जब आप इसका मास 1 ग्राम निकालेंगे तो आप कहेंगे कि मोल इनटू मोलर मास 5 into 340 1710 ऐसी है। तीन फॉर्मूले हैं, उसमें से ये पहला काम के लिहाज से यही सबसे अहम भी है और इसी में हमें जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती थी वो इसी में हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अगर मास इन ग्राम गिवन है और मोल निकालना है, या मोल गिवन है और मास निकालना है, दोनों सूत्रों में यू नीड मोलर मास। और मोलर मास आपको सब्सटेंस का फॉर्मूला देखकर खुद निकालना होता है यूजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। तो अब गलती इसी में हो सकती है कि आपने Al2SO4 टेकन थ्राइस जैसे केमिकल का मोलर मास निकालते वक्त जल्दी में एडिशन में गलती कर दी, बस, और तो कोई चांस नहीं। फॉर्मूला इस लिहाज से सिंपल है कि एक्चुअल फॉर्मूला ये है मास ओवर मोलर मास। कितनी अकल में है कि हमारे पास तीन चीजें हैं, मोल इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। दो हम आपको बताएंगे तो तीसरी आप बता सकते हैं। अब चाहे हम मास देकर मोल पूछे या मोल देकर मास, आप इसी फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सबसे अहम फॉर्मूला हो गया। मैं क्यों बाकी दोनों फॉर्मूलों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, इसलिए कि उसमें आपको जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वक्त जिस बच्चे को मोलर मास निकालना वाली क्लास नहीं ली थी तो उसे हो सकता है थोड़ी परेशान देख के उसका और गलती हो जाती है। अब जो अगले दो फॉर्मूले उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जितने आसान है। उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम ये रह जाएगी कि जब आपके पास मोल के तीन तीन फॉर्मूले होंगे और हम आपको डॉजिंग अंदाज से सवाल करेंगे तो आप फॉर्मूलों को डिस्कस कर सकते हैं बस, अदरवाइज फॉर्मूले सारे इतने ही सिंपल हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकंड टाइम। अब हमारा फर्स्ट था कि जब मास इन ग्राम गिवन हो, अब मैं फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इससे पहले कि हम ये फॉर्मूला लिखें और इससे कैलकुलेशन शुरू करें, इसमें इस्तेमाल होगा एवोगैड्रोस नंबर। याद है दैट इज 6.02 × 10⁻⁴। मैंने आपसे कहा था ये नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। सो वेरी क्विकली हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए कि ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इस बहाने अगर किसी को नहीं पता है तो उसको भी अच्छा पता चल जाएगा, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेड डेफिनेशन इन एग्जाम इज कि वो हमसे ये डेफिनेशन भी पूछते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसी को कहते हैं साइंटिफिक अगर इसको डिफाइन करने को कहा जाए तो ऐसे होती है डेफिनेशन, ए वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर can be written in powers of some is usually n।
ये दो नंबर्स की एग्जांपल हमने ली जिसमें आपको नजर आ रहा है कि नंबर पावर्स ऑफ 10 में लिखे गए हैं। एक में नंबर पावर जो है वो पॉजिटिव पे है 23 और एक में नेगेटिव पे है। तो जो डेफिनेशन के दोनों एस्पेक्ट हैं वो कवर हो रहे हैं। इस साइंस में हमने ये फैसला किया कि नॉर्मल लाइफ में हम जिन नंबर्स को यूज करते हैं उसमें ऐसी सिचुएशन की जरूरत नहीं है। शायद मैंने कहा क्लास में कि नंबर्स लिखने का काम सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो ऑफिस वर्क में खासतौर पर अकाउंट से रेलेवेंट है। हमारे रोड पर बहुत सारे बैंक हैं, काफी पुराने बैंक हैं। किसी एम्प्लॉय के पास जाकर आप ये सवाल करें जो 30-40 साल से बैंक में काम कर रहा हो कि आपको तो काम ही नहीं है, नंबर रोज लिखते होंगे, हिसाब किताब लगाते होंगे, सबसे बड़ा नंबर आपको जिंदगी में कौन सा लिखा है? तो वैसे तो आप वो नहीं, प्रैक्टिकल बात है क्योंकि अमूमन रोजाना बैंकों में, खासतौर पर इन बैंकों में जो इस तरह हर जगह मौजूद है, कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर किसी दिन हमारा 8 डिजिट भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। याद रहे 6 डिजिट का मतलब है मिलियन, उसको आप कहते हैं 10 लाख। 7 डिजिट का मतलब है करोड़ और 8 डिजिट का मतलब है 10 करोड़ प्लस। तो इन बैंकों में अगर कभी हम कोई ऐसा चेक ले जाए जिसके 7 डिजिट हो जाए यानी वो करोड़ तक पहुंच जाए तो मैनेजर बाहर आ जाता है उसका सवाल करने के लिए। दो बात होगी, एक तो कौन है भाई, और दूसरा इस वजह से भी कि वो एफबीआर वाले भी पीछे लग जाते हैं टैक्स में। दोनों बातें होती हैं। तो ये 7 डिजिट इनके लिए अलार्मिंग है। शायद महीनों में कहीं एक दफा आता होगा ऐसा चेक जब किसी को ऐसी डील करनी होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ऐसे, अदरवाइज दिस इज नॉट नॉर्मल। और 8 डिजिट समझिए और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो उनको याद होगा जिंदगी में कितनी दफा ऐसा दिन आया। 9 डिजिट्स इम्पॉसिबल कि उन्होंने कभी यूज किया, वो तो 1 अरब बन जाएगा, नॉर्मल बैंक तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन ही नहीं करते। तो जहां लाइफ 8 और 9 डिजिट से आगे नहीं बढ़ती उसमें क्या जरूरत है पावर वावर डालने की, तो नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं ना, उन्हें क्या परेशानी है। साइंस वालों की तो लाइफ ही यहाँ से शुरू होती है। अब आप देखिए ना, अभी शुरू हुए नहीं साइंस पढ़ना, एवोगैड्रो नंबर आ गया जिसमें 10 के बाद ऊपर 23 पावर का मतलब है ये टोटल 23 डिजिट नंबर है। अब 23 डिजिट नंबर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप नॉर्मल गिनती में लिखेंगे तो फंसेंगे पूरी। तो उसे हैंडल करने के लिए मुनासिब है कि वेरी लार्ज नंबर शुड बी रिटन इन पावर्स ऑफ सम बेस, उन्हें पावर्स में लिखें। और ये भी जहन में रहे साइंस वाले किसी भी चीज की पावर यूज कर सकते हैं। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं वो इस बात को समझते हैं कि वहाँ तो 2 भी इस्तेमाल होता है, डेसिमल सिस्टम, और 10 वाला सिस्टम भी यूज होता है, उनकी भी पावर्स यूज करते हैं। तो ये जो हम मेमोरी निकालते हैं अपनी तमाम स्टोरेज डिवाइसेस की बाइट्स में और मेगाबाइट्स में, वो 2 की पावर्स में निकालते हैं। तो इसलिए हर नंबर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि 10 की पावर्स का हिसाब किताब हर बच्चे के लिए बड़ा आसान है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 सबसे ज्यादा कॉमन है कि आप हर बड़े नंबर को 10 की पावर्स में लिखते हैं। ये बड़े नंबर हो गए। तो अब बारी आई छोटे नंबर की। तो अब छोटे नंबर्स का मतलब है जिसमें जो पॉइंट्स में होगा, 0 पॉइंट करके आप इतने 0 लगाने के बाद कोई डिजिट लिखेंगे। तो नॉर्मल लाइफ में हमारे अगर हमें किसी चीज की वैल्यू लिखते वक्त 0.1 कहना पड़ेगा, 0.01 या 0.001, तो हमें ऐसा जीरो ही है, पॉइंट के बाद 2-3 दफा भी 0 आ जाए तो हमारे लिए उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है, लेकिन साइंस में नहीं होता। इसलिए साइंस में ऐसे नंबर्स को भी पावर्स ऑफ 10 पे लिखेंगे, बस 10 की पावर नेगेटिव होगी। तो छोटे नंबर्स के लिए नेगेटिव पावर, बड़े नंबर्स के लिए पॉजिटिव पावर। तो अब ये तो हमने डेफिनेशन बता दी ताकि एग्जाम में ये चीजें आती है, इसलिए आप इसी तरह एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। लेकिन अब हम चाहेंगे कि आपको ये तरीका सिखाएं कि नॉर्मल लिखा हुआ नंबर किस तरह एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ताकि हर तरह की एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का आपस में कैलकुलेशन का तरीका आसान हो जाए। तो वो स्टैंडर्ड ये है कि यू कैन राइट एवरी नंबर इन दिस फॉर्मेट,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है हर नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना, जिसमें एक तरफ पावर ऑफ 10 है, which could be plus power, which could be minus power, इसमें कोई इशू नहीं। ये a जो है, जो इस तरह से 10 की पावर का मल्टीपल है, जैसे आपने यहाँ देखा 6.02 और इधर है 5. ये a के लिए हमारी कंडीशन ये है कि a should be a number which is greater than 1 and less than 10. 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है ये एक ऐसा नंबर हो जिसके डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट। तो ये शर्त ध्यान में रखते हुए अब आइए फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक नंबर है इस तरह और हम चाहते हैं इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। जब कोई नंबर हमें दिया जाएगा तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये होगा कि उस नंबर का डेसिमल का, तो अब उसमें जो डेसिमल नजर आएगा, लेकिन जो होल नंबर है उनमें तो नहीं होता डेसिमल। इसका मतलब होगा उनका डेसिमल उनके बिल्कुल लास्ट में है, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर हो जिसके डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस नंबर को ए में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके डेसिमल को लेफ्ट पर मूव करेंगे। किस तरह? सिर्फ एक डिजिट छोड़ेंगे। एक डिजिट छोड़ने का मतलब है ये डेसिमल 7 और 4 के बीच में है। तो इस तरह ये नंबर क्या बन गया? 7.46। नॉन जीरो डिजिट्स मेंशन करेंगे, जीरो को मेंशन करने की जरूरत नहीं। 7.46 बन गया। अब मल्टीप्लाई बाय 10 में पावर कितनी रखनी है? तो आपने कितने डिजिट्स को क्रॉस किया है 7.46 बनाने के लिए? 5 और लेफ्ट साइड पर किया है, तो ये प्लस पावर आएगी 5। आप जितने डिजिट क्रॉस करेंगे पावर में उतना नंबर आएगा। लेफ्ट पर जाएंगे तो प्लस में, राइट पर जाएंगे तो माइनस। अभी माइनस वाली भी एग्जांपल आ जाती है। इस हिसाब से 746,000 की साइंटिफिक फॉर्म बनी 7.46 into 10 की पावर 5। इसमें एक और आसान बात है, समझाना इसलिए जरूरी है कि बात बार जरूरत पड़ जाती है, लेकिन आसान बात ये है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। और उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होता है, वो खुद भी ये काम करते हैं। तो अब दो बातों की वजह से इसकी नो हाउ जरूरी है। पहली बात, हम में से बेशतर बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर की जगह ये कैलकुलेटर है। अब इस कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन नहीं है, तो ये ना हो कि अगर किसी वजह से आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो कर ही नहीं सकता, नहीं क्यों नहीं कर सकते। नंबर 2, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इस्तेमाल ही नहीं करता आता, तो इसलिए भी ये जरूरी है। और नंबर 3 एक और बात है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है लेकिन इस्तेमाल करने में गलती करते हैं, तो खतरनाक बात है बचेगा। तो इसलिए मेरा ये है कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, एक आदत डेवलप हो गई है। मेरा तो फ्यूचर नहीं है ना इसमें, मेरे अगर मैं कभी कैलकुलेशन क्लास में गलत कर दूं तो बच्चे पीछे से आवाज लगा देंगे, अच्छा हो गया ना, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है ना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, गलत भी कर दूंगा तो मैंने कौन सा ध्यान देना है, मुझे परेशान है। ज्यादा बच्चे मुझे टोक देंगे तो मैं सही कर दूंगा। और ये बात मैं आपसे कह चुका हूँ, जब उम्र के हिस्से में आ गया हूँ कि आप लोगों की परवाह नहीं होती, कोई बच्चे क्या होंगे सोच दो गलती हो, अब मैं ये वाली टेंशन खत्म होगी पहले। लेकिन आपसे गलती का मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो फिर भी मेरी आदत क्या है, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से तो मैं जहन से भी करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ। तो कभी कैलकुलेटर यूज करें पावर्स में और ब्लंडर कर देना तो आंसर्स में गलती पता है किस स्टाइल की होती है, खुद सोचिए। आप तो कहेंगे सिर्फ एक साइन, लेकिन गलती ऐसे होती है जिससे 10 की पावर 23 होना चाहिए, उसे आप लिख देंगे 10 की पावर -23। तो आप सोचिए कितना ह्यूज। अगर समझ के कर रहे हैं तो समझ आएगी, तो अगर हम माइनस लगा फिर भाई सोचिए +23 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिग वैल्यू एंड -23 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल वैल्यू। तो आपको जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसमें कम से कम ये तो सेंस होना चाहिए ना कि आंसर को वैल्यू के लिहाज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा होना चाहिए या छोटा।
तो प्लस माइनस तो अलार्म बजा देगा, कोई माइनस में कैसे आ सकता है? तो ये चीज इसलिए शुरू दिन से कह रहा हूँ कि एटम का साइज बहुत छोटा है, तो आंसर माइनस में आने चाहिए। अगर वहां कहीं आंसर प्लस में आ रहा है तो आपको खुद ही अलार्म बजा देगी, मुझसे क्या गलती होगी। तो समझ के करने से ये फायदा है कि आप अपनी गलती को पकड़ लेते हैं। तो बाहर ये पहली एग्जाम्पल हुई, एक और देखें। अब ये नंबर लिखा हमने और इसमें थोड़े जीरो बढ़ा दिया, फौरन आप में से हर एक ने कहा डेसिमल आखिर में है, और ये इधर आया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिखेंगे 6.46 into 10 की पावर। और अब अगर दूसरी वाली चीज का भी ख्याल रखें, अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो अब आपको नजर आ रहा है दो बात। एक तो ये नंबर है छोटा, 0 पॉइंट का मतलब ये हुई तो 1 से भी छोटा है। दूसरी बात इसका डेसिमल नजर आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ए हासिल करें जिसमें डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, 1 और 10 के बीच में आ जाए वैल्यू, तो आप इस पॉइंट को कितने डिजिट मूव करेंगे कि पहला नॉन जीरो डिजिट क्रॉस होगा। पहला नॉन जीरो डिजिट मींस 1 क्रॉस होगा। तो इसका मतलब है आप इसको उठा करके 1 और 4 के बीच में लाएंगे, तो अब ये बन जाएगा 1.49 into 10 की पावर, कितने डिजिट क्रॉस किए, वही 5, मगर राइट साइड में हुए, तो इट बिकम्स माइनस। ठीक हो गई बात। तो अब इस एक्सपोनेंशियल से थोड़ी जान पहचान आपको ये फायदा देगी कि अब आप जो सेकंड टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर यूज होगा, इसमें पावर है, तो आपको दो बातें आनी चाहिए। कैलकुलेटर साइंटिफिक है, तो यू शुड नो हाउ टू राइट साइंटिफिक फॉर्म ऑफ एनी नंबर। और अगर कैलकुलेटर सिंपल है तो आपको कैलकुलेशन में पावर्स को खुद से सॉल्व करना है, नंबर को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, और फिर ये चीज आपकी हेल्प करेगी तो साथ में दोनों सूत्र बन सकता है। नसीहत यही है कि अपनी जिंदगी आसान बनाएं। जब हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो यू शुड हैव योर ओन साइंटिफिक कैलकुलेटर। एक बात। दूसरी बात, इतनी सारी टाइप्स के अब कैलकुलेटर मार्केट में आते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, उनमें से कई ऐसे हैं कि मुझसे हैंडल नहीं होते। मैं एक दफा देखता हूँ तो मुझे भी समझने के लिए 10-15 मिनट चाहिए कि इसमें हर फंक्शन किस तरह है। ठीक है ना। जिस कैलकुलेटर को मैं जिंदगी भर यूज करता रहा था वो मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आज भी उससे काम करता हूँ। मेरे मोबाइल में उसी कैलकुलेटर को मैंने अपने डाउनलोड किया और मुझे कैलकुलेशन करनी उससे मेरे को आसान कंफर्टेबल, ये बहुत अहम बात है। तो आप भी इसका ख्याल रखें, कैलकुलेटर खरीदें ताकि पूरे साल उसी पे काम करें और आपको उसके सारे फंक्शंस हो जाए। ये बेवकूफ़ी के इम्तिहान से जस्ट पहले हम नया कैलकुलेटर लेकर जाएं और वो अगर किसी नए फंक्शन के साथ होगा पेपर में फंसेंगे। तो आपकी आदत जिससे साथ हो तो आपको उसकी हर बात पता होगी कि हम केमिस्ट्री वाले तो बस साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे, लेकिन फिजिक्स वाले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी इस्तेमाल कराएंगे, उनके यहाँ ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। तो अच्छा है आपको उसका एक एक फंक्शन पता। ठीक है। तो अब सेकंड फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट मोल विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग एवोगैड्रो नंबर। उससे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर याद दिला दूं दो बातें। टेस्ट हमारा जो वेडनेसडे को है ऑब्वियसली जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, और हम यही मोल एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक इंशाल्लाह मंडे तक पूरा कर चुके होंगे। तो ये सारा टॉपिक जो भी 2-4 डेफिनेशन होंगी और न्यूमेरिक। दूसरी बात, जिन बच्चों ने क्लास मिस की है लेट एडमिशन की वजह से, अगर उन्हें इन चीजों में खासतौर पर मॉलिक्यूलर मास निकालने में प्रॉब्लम है तो मंडे की क्लास के बाद वो रुकेंगे। इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर। मैं खास तौर पर ये बाकी सारी चीजों की एक तरह से कोई रिवीजन करा दूंगा ताकि टेस्ट में हर बच्चा आए। ठीक है, थैंक यू।